आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किताब घर के पिटारे में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुक नंबर 31, पुस्तक संख्या 31। किताब घर के पिटारे की इस श्रृंखला में ये 31वीं पुस्तक है, जिसका शीर्षक आप देख पा रहे हैं, पूना पैक्ट, पूना समझौता, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। और इस पुस्तक का संपादन व अनुवाद प्रभाकर गजभिये के द्वारा किया गया है। महात्मा की वह सच्चाई जो सबके सामने आ गई। महात्मा की वह सच्चाई जो सबके सामने आ गई। बाबा साहब का ये विचार पूना पैक्ट के दरमियान उभर कर सामने आया। बाबा साहब ऐसा क्यों कह रहे थे, इस पूना पैक्ट पुस्तक में क्या लिखा गया है, और इस पूना पैक्ट के पीछे का जो सच था वो पीछे का सच क्या है, इन सभी बातों पर हम बातचीत करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। और ये पुस्तक जो आप देख पा रहे हैं, यह प्रभाकर गजभिये के द्वारा लिखी गई। अन्य पुस्तकों का लेखन भी इनके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुजन लेखक हैं। तो आइए इस पुस्तक के बारे में अगर हम बातचीत करें तो पूना पैक्ट की क्या सच्चाई है और पूना पैक्ट के पीछे का जो सच है। तो इस पुस्तक की 3 मुख्य बातें हैं जो विशेष घटनाक्रमों से जुड़ी हुई हैं। पहली बात इस पुस्तक की यह है कि गोलमेज सम्मेलन जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के लिए बुलाए गए, जैसे आपको पता है 1930, 1931 और 1932, इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर भी विचार विमर्श किया गया और बाद में श्वेत पत्र जारी किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर इन तीनों ही सम्मेलनों में उपस्थित थे। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड सोसाइटी के वे प्रतिनिधि थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया गया था और बाबा साहब की मुलाकात 1932 में, जो कि हम जानते हैं कि न केवल पूना पैक्ट के रूप में गांधी से, उससे पूर्व पूना पैक्ट, उससे पूर्व सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932, और उसके पीछे की कहानी क्या है। साथियों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, औपचारिक रूप से, जैसा गांधी ने बाद में कहा कि मैं कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करता हूं और अल्पसंख्यक भले ही इसको स्वीकार करे या नहीं करे, मैं दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र को कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। साथियों, साइमन कमीशन, बाबा साहब के चिंतन, राब्जे मैकडोनाल्ड और जो ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए विशेष रूप से माइनॉरिटी कमेटी और अदर कमेटीज़ बनी, उन कमेटियों में और उसके दौरान या दरमियान क्या हुआ, इस पुस्तक में बेखूबी बयां किया गया है। महात्मा गांधी के द्वारा एक महात्मा का चोगा पहना गया और उस चोगे के पीछे जो सच्चाई थी वह इसी दरमियान उभर कर सामने आई। और खुद बाबा साहब कहते हैं कि आपके विचारों को मैंने आपके मुख से सुन लिया, इसके बाद मुझे कुछ कहने के लिए या मेरे पास कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। ऐसा ही हुआ। साथियों, वहाँ पर ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन के दरमियान जब दलितों के मुद्दों पर, डिप्रेस्ड सोसाइटी के मुद्दों पर बात करनी थी, तो गांधी ने पत्र भेजकर कई बार अम्बेडकर को बुलाया। अम्बेडकर की मुलाकात हुई। हर बार लगभग 3 बार ये प्रश्न 3 मुलाकातों में पूछा गया, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। सेम क्वेश्चन बाबा साहब के द्वारा विस्तार से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बात को छिपाए अभिव्यक्त किया गया। इसके बावजूद भी गांधी ने अपने मन की बात बाबा साहब को नहीं बताई, परंतु अंततः महात्मा की सच्चाई सामने आ गई जब उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि मैं किसी भी कीमत पर दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति नहीं होने दूंगा और इसके लिए मैं
आमरण संघर्ष करूंगा। साथियों, इससे भी पूर्व ब्रिटेन में जब तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अलग अलग सभी प्रतिनिधि रियासतों की तरफ से राजा भी भाग ले रहे थे, अलग अलग समुदायों की तरफ से, चाहे वो सिख माइनॉरिटी हो, मुस्लिम माइनॉरिटी हो, एंग्लो इंडियन हो, यूरोपियन हो, सभी के लिए रिप्रेजेंटेटिव था, सभी के रिप्रेजेंटेशंस थे और सभी की रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा उनकी बातों का, उनके अधिकारों का और उनको मिलने वाले उन तमाम तरह की मिलने वाली तमाम तरह की सुविधाओं के लिए वो अपना अपना पक्ष रख रहे थे। ऐसे ही पक्ष B.R. अम्बेडकर के द्वारा रखा गया और उन्होंने साफ साफ बताया कि शताब्दियों पुरानी व्यवस्था जिसका निदान आज तक भले ही वो हिंदू शासन हो रहा हो, बुद्ध से लेकर हर्षवर्धन और उसके बाद मुग़ल कालीन और दरमियान ब्रिटिश साम्राज्य, लेकिन उनकी जो छुआछूत की समस्या है, जो डिप्रेस सोसाइटी से अमानवीय व्यवहार की जो समस्या है, उस समस्या का निदान अब तक नहीं हुआ है। और उसका निदान वो कह रहे हैं कि उनको समुचित प्रतिनिधित्व देने से ही संभव है, केवल बात करने से वह निदान संभव नहीं है। साथियों, महात्मा गांधी के द्वारा B.R. अम्बेडकर की सब बातें जान लेने के बावजूद सच्चाई को अभिव्यक्त नहीं किया गया। इस सच्चाई को बाबा साहब को सच्चाई का मालूम हुआ, उससे पूर्व उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी के प्रतिनिधियों से एक सौदा किया, जो कि इस पुस्तक में सबूतों के साथ बयां किया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां और इसके साथ साथ सिख कम्युनिटी और अन्य कम्युनिटियों से कि वह उनको जो पृथक प्रतिनिधित्व का मसला है उस पर कोई विरोध दर्ज नहीं कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो अम्बेडकर के दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों की बात का समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद बाबा साहब से भी मुलाकात होती है, तो बाबा साहब को जो कहा गया और जहां बाबा साहब के भाषण के बाद गांधी का भाषण हुआ, हालांकि बाबा साहब को बाद में अवसर नहीं मिला, और पत्रकारों से कहा गया और एक नया विवाद खड़ा किया गया। जो समस्या थी उसका समाधान करने की अपेक्षा गांधी ने एक अलग स्तर की लड़ाई शुरू की और यह सवाल खड़ा कर दिया कि जैसे हम आज भी देखते हैं कि जो बहुजनों का मसला है, मुद्दा है, उस मुद्दे पर बात न करके एक नया मुद्दा छेड़ दिया जाता है। यह है इनकी वर्षों से फितरत रही है, रंगबाजी की, रंगदारी की, गिरगिट जैसे रंग बदलने की, कि मुंह पर आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करेंगे और जब मौका आएगा तब वो पलटू मार की तरह बदल जाएंगे। ऐसा ही हुआ। गांधी ने कहा कि ठीक है, आपकी बात को हम ध्यान में रखेंगे, आप विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ साफ साफ कह दिया कि किसी भी कीमत पर दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद गुमराह करके कहा गया कि माइनॉरिटी के लोग इसको स्वीकार करें तो मैं इस पर विचार कर लूँगा। और जब माइनॉरिटी के लोगों के समर्थन मिलता देखा तो गांधी ने नया पैंतरा खेला और कहा कि कांग्रेस का मैं प्रतिनिधि हूँ और इसलिए मैं माइनॉरिटी मानती है या समर्थन करती है तो भी इसे स्वीकार नहीं करूँगा। साथियों, महात्मा गांधी पूना पैक्ट से पहले, पूना पैक्ट के दरमियान और पूना पैक्ट के बाद अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग व्यक्तित्व में, अलग अलग किरदारों में हमें देखने को मिलते हैं, जिसे बाबा साहब ने दोगली चाल, दोहरा चरित्र या गिरगिट का सा धर्म कहा है। साथियों, इसके बाद गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों के समर्थन में नहीं है। यद्यपि अम्बेडकर ने कहा कि वही बाबा साहब राजाओं के सामने भेड़ बने हुए थे और दलितों के मुद्दे पर वे स्वहत्यारे बने हुए थे। इसके अलावा बाबा साहब का जो यहाँ पत्राचार हुआ, उस पत्राचार की भी बहुत सी बातें हैं। कुछ बातों की अगर मैं यहाँ साझा करूँ आपके सामने, जो उन्होंने बार बार बताई, और वहाँ पर जो भी घटनाक्रम था, लेटर जनता को लिखा गया और समाचार पत्रों में भी संबोधित किया गया और ये बताया गया कि किस तरह महात्मा अपने वास्तविक चरित्र को छिपा रहे हैं और जो बनावटी चरित्र है वो हम सब के सामने रख रहे हैं। ये सबसे बड़ी पूना पैक्ट की बात रही कि ये कहा गया कि पूना पैक्ट में ने
और कुछ किया न किया, दलितों का प्रतिनिधित्व को सुरक्षित किया। इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि महात्मा की सच्चाई को सामने लेकर आ गए। इसके अलावा व्यवहार में बाबा साहब के साथ अनेक बार गांधी ने अस्पृश्यता के मुद्दे पर बात कही और कहा कि वो दलितों के नेता नहीं हैं, दलितों के नेता दूसरे हैं, और उनकी अपेक्षा महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार के लिए, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए ज़्यादा काम किया है। यानी कि अम्बेडकर यहाँ लिखते हैं कि एक और मुझे आश्वासन देना है कि यदि अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने आपकी मांगों का विरोध नहीं किया तो मैं भी आपकी मांगों का समर्थन करूंगा, भले ही उसका समर्थन कांग्रेस न करे। दूसरी ओर गांधी जी मुसलमानों से गले मिलकर उन्हें ये कह रहे थे कि वे इस पर अस्पृश्यों की मांगों का समर्थन न करें। गांधी जी की इस दोगली नीति को उनकी चालबाजी न कहें तो और क्या कहें। गांधी जी द्वारा अस्पृश्य समाज की मांगों के प्रति किए गए विरोध में पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा उनकी कार्य प्रणाली पर उनके कुछ अनुयायियों के लिए भी विस्मय की बात थी। गांधी जी अपनी बातों का समर्थन लोगों से कराने के लिए नाना प्रकार के चाले चल रहे थे। उनकी इस कार्य प्रणाली से वे लोगों की नज़रों में अपना समर्थन जुटा रहे थे। उसकी कार्य प्रणाली, इसके साथ सम्मान अब उन्हें प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं थी। दूसरी ओर गोलमेज सम्मेलन में राजा महाराजाओं के सामने वो भीगी बिल्ली बने हुई थी। किसी ने उस समय सच कहा, महात्मा जी को यहाँ से अपहृत कर वापस स्वदेश भेज देना चाहिए, नहीं तो अकेला गांधी जो राष्ट्रीय नेता माना जाता है उसका बचा हुआ सम्मान भी खत्म हो जाएगा। तो साथियों, जहाँ अम्बेडकर और बाबा साहब के बीच बातचीत हुई है उसका थोड़ा सा मैं अंश आपको पढ़कर सुनाऊं। तो यहाँ देखिए, गांधी जी बाबा साहब को मुलाकात में कहते हैं, आपकी तबीयत अब कैसी है? गोलमेज परिषद में अब मेरा प्रतिनिधित्व आपको ही करना है। मेरा गोलमेज परिषद में जाना संभव हो इसलिए सरकार ने मुझे जेल से बाहर निकाला है। यदि मैं वहाँ नहीं जा सका तो सरकार फिर मुझे जेल में डाल देगी। तो किस तरह से अगले आदमी पर एहसान दिखा देना और उसके मुद्दों को गायब कर देना। अम्बेडकर, मेरा बुखार कम हो गया किंतु कमजोरी है, आपके प्रतिनिधित्व का बोझ मुझे अपने सिर पर कैसे ले सकता हूँ? मेरा बोझ पहले से अधिक है जिसे मैं उतारना चाहता हूँ। गांधी जी, अच्छा आप क्या कहना है, आप कहिए। तो ये साथियों अम्बेडकर और गांधी की मुलाकात के कुछ अंश हैं जो मैंने आपके साथ साझा किए। इसके साथ गांधी जी लिखते हैं, कांग्रेस को करोड़ों सदस्य बनाना है। तब इस तरह की शर्त बाबा साहब ने कहा कि यदि कांग्रेस ने अछूतों के लिए कुछ किया, जो उन्होंने लिखा भी बाद में कि कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया है। बाबा साहब ने कहा, गांधी जी ये मेरा देश नहीं है। गांधी जी हैं डॉक्टर अम्बेडकर, आपका अपना देश है, उसकी सेवा कैसी करनी चाहिए आपने यहाँ नहीं। तो गोलमेज सम्मेलन कार्य की रिपोर्ट से सिद्ध होता है, यह बात मेरे कानों तक आई है। अम्बेडकर, आप कहते हैं कि मेरा अपना देश है, परंतु मैं पुनः बताता हूँ कि मेरा अपना देश नहीं है। जिस देश में कुत्ते बिल्ली जैसा हमें जीना संभव नहीं है, उन्हें जो सुविधा उपलब्ध है वह हमें नहीं मिलती हैं, उसे मेरा देश, मेरा धर्म कहने में ही क्या है, कोई अछूत तैयार नहीं होगा। जिसे मनुष्यता का एहसास है और जो स्वाभिमानी है। इस देश ने हमारे बारे में इतना अक्षम्य अपराध किया है कि हमने यदि कितना भी द्रोह किया फिर भी उस पाप की जिम्मेदारी हमारे सिर पर नहीं आएगी। ऐसा होने के कारण मुझे राष्ट्र विरोधी बोलकर गालियां दी, फिर भी उसके लिए बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कारण मेरे राष्ट्र विरोधीपन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर न होकर मुझे राष्ट्र विरोधी कहने वाले लोगों पर तथा उनके देश पर है। मेरे पाप के वे ही मालिक हैं, मैं नहीं। मेरा अपना देश नहीं है, परंतु मुझ में अंतर्विवेक बुद्धि है। मैं राष्ट्र या राष्ट्र धर्म का उपासक नहीं हूँ, मैं अंतर्विवेक बुद्धि का एकनिष्ठ उपासक हूँ। मेरे हाथों, जैसा आप कह रहे हैं कि उस तरह यदि सचमुच में कुछ राष्ट्र सेवा कुछ हुई तो उसका श्रेय मेरे बीच बस रही राष्ट्रभक्ति को न होकर मुझ में निहित अंतर्विवेक बुद्धि को ही होगा। तो साथियों, बाबा साहब किस तरह से गांधी के सामने अपनी बात रख रहे हैं उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के कुछ पत्र भी थे जिनको साझा करना तो संभव नहीं है, परंतु कुछ बातें जो आपके साथ साझा करूंगा। अम्बेडकर यहाँ लिखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन के इतिहास में ये विशेष महत्वपूर्ण दिन था। अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त की गई थी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने अछूतों के संबंध में अन्यायकारी नीति का अवलंबन किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी जी का विरोध किया था। देश के राष्ट्रीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने मन में गलत धारणा बनाई थी। उसी के निरंतर प्रचार कर रहे थे कि डॉक्टर अम्बेडकर अछूतों के नेता नहीं है, कांग्रेस ही अछूतों तथा अल्पसंख्यकों की एकमात्र प्रतिनिधि है। यानी कि ये दावा ही कर देना
कि अमुक व्यक्ति जो अछूतों की बात कर रहा है वह अछूतों का प्रतिनिधि ही नहीं है, क्योंकि अस्पृश्यता या अछूत लोगों का सच्चा प्रतिनिधि गांधी है। ये गांधी ने विवाद उत्पन्न किया और उसमें सफलता नहीं मिली तो गांधी ने दूसरे मुद्दों की बात कही और एक तरह से गांधी जी ने चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सहारा लिया, ये भी कहा जा सकता है। इसके अलावा साथियों, जब रैमजे मैकडोनाल्ड को एक बात का पता चला तो उन्होंने गांधी को हड़काया, भला बुरा कहा और उनकी सच्चाई उनके सामने आ गई, उसके बारे में भी कहा। कुछ ऐसे 16 अगस्त 1932 को जब सांप्रदायिक पंचांग जारी कर दिया गया और गांधी ने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं और उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा है। ये 2 पत्र मैं आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहूँगा, जिसमें आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो रैमजे मैकडोनाल्ड है उनके जवाब का पता चल जाए। प्रिय मित्र, अछूत वर्ग के प्रतिनिधि के संबंध में मैंने दिनांक 11 मार्च 1931 सर सैमुअल होर को खत भेजा था। मैंने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के बारे में ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया फैसला पढ़ा और उस पर विचार करना स्थगित कर दिया। साथियों, अछूतों के प्रतिनिधि भी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आने चाहिए, सभी को समान अधिकार होना चाहिए। यदि सरकार अपना सांप्रदायिक निर्णय नहीं बदलती है तो सामान्य परिस्थिति में मैं दिनांक 20 सितंबर को दोपहर से मेरा आमरण अनशन शुरू करूंगा। तो गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सिखों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए, गांधी को कोई आपत्ति नहीं है। ईसाइयों को, एंग्लो इंडियन को, मुसलमानों को अलग स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है। गांधी को आपत्ति और विरोध केवल दलित समुदाय और अछूत समुदाय से था कि उसे हिंदू समाज से अलग स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं दिया, जबकि दलितों को मैकडोनाल्ड पंचांग के अनुसार सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान का अधिकार था और प्रतिनिधित्व का अधिकार था। इसके साथ साथ दलितों के लिए रिजर्व जो निर्वाचन क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी सामान्य लोगों को मतदान का अधिकार था, दलितों को भी मतदान का अधिकार था। तो हिंदुओं के बीच विभाजन जैसी जो बात है, गांधी ने जो झूठा मुद्दा बनाया कि वो हिंदुओं से अलग हो जाएंगे और अलग होकर होते हैं तो भी वो अछूत की जो समस्या है उससे बच नहीं पाएंगे। तो इस पर गांधी का जो विचार था उस पर प्रधानमंत्री ने जब जवाब दिया उसकी हम बात करेंगे। मेरा यह खत आपको तैयार तार से भेजा गया ताकि आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। मैं आमरण अनशन का निश्चय कर रखा है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। अछूतों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र देना हिंदू धर्म के लिए घातक है। मैं अन्न त्याग और प्राण त्याग कर दूंगा। कुछ बातें प्रधानमंत्री का गांधी जी को जवाब। साथियों, अछूतों की अनेक संस्थाओं की ओर से हमें असंख्य अर्जियां मिली। साथ ही आपको स्वीकार होने वाली जो अड़चनें अछूतों के मार्ग में हैं उन सब पर हमने विचार किया। तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विधानसभा में उचित अनुपात में अछूतों को प्रतिनिधित्व का अधिकार है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य, लेकिन उसी के साथ अछूत समाज हिंदू समाज से अलग न हो जाए, ऐसा कोई कृत्य न करने की हमने सावधानी बरती है। प्रांतीय विधानसभा में उचित अनुपात में अछूतों को जो प्रतिनिधित्व का अधिकार उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। सरकारी योजना के अनुसार दलित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास को हिंदू जाति का एक भाग मानकर उन्हें सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र में समानता की भूमिका से वोट देने का अधिकार दिया गया है। ये रैमजे मैकडोनाल्ड सही जो योजना है या योजना का सच बता रहे हैं, परंतु गांधी झूठ लिख रहे हैं। साथ ही पहले 20 सालों तक हिंदू जाति का एक भाग रहकर भी अछूत वर्ग स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से अपने अधिकार और हित संबंधों का संरक्षण कर सके, इसलिए वर्तमान परिस्थिति में इन वर्गों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है। जिस जगह दलित वर्ग को ऐसा निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा उस जगह सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र की ओर से वोट देने का उनका अधिकार छीन नहीं लिया जाएगा। उसके विपरीत हिंदू धर्म में उनका स्थान अव्वल रहना चाहिए, इसलिए उन्हें वोट का दोहरा अधिकार दिया गया है। साथ ही सभी दलित वर्ग का समावेश सामान्य हिंदू निर्वाचन क्षेत्र में ही करने के कारण उसका परिणाम यह होगा कि सवर्ण हिंदू उम्मीदवारों को अछूत मतदाताओं से वोट मांगना पड़ेगा, और गांधी चाहते नहीं थे कि वोट मांगना पड़े। अछूत उम्मीदवारों को भी सवर्ण मतदाताओं से वोट मांगना पड़ेगा। इस तरह हिंदू समाज की एकता कायम रहेगी। लेकिन गांधी इस बात के समर्थक नहीं थे। मुसलमानों को दिए जातिवार स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र की अपेक्षा अछूतों को जो स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र दिए गए उससे उन्हें ये लाभ होने वाला है। मुसलमानों को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का अधिकार नहीं है और नहीं उन्हें सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु दलितों को ऐसा अधिकार दिया गया है। जब भी इसके विपरीत किसी भी लायक अछूत उम्मीदवार को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने, उम्मीदवार बनने का भी अधिकार दिया गया। मुसलमानों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने और उम्मीद बनने का भी अधिकार दिया गया। मुसलमानों को स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के कारण जो सीटें मिली उसे बढ़ाने की कोई आशा नहीं है। जब आपको संकेत मुझे दिखाई देता है कि सरकारी योजना के कारण घटिया हालात में पहुंच चुके अछूतों की उनकी ओर से बोलने वाले प्रतिनिधि चुनने का जो लाभ उन्हें मिलने वाला है
वह उन्हें नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ही आप आमरण अनशन कर जैसा भयानक कदम उठा रहे हैं। आपका यह अनशन अछूतों को संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दिलाने के लिए नहीं, क्योंकि वह तो उन्हें पहले ही दिया जा चुका है। हिंदू समाज की एकता बनी रहे इसलिए आप ये अनशन कर रहे हैं। ये बात झूठ दिखाई देती है। वैसे सरकारी योजना में उसकी भी व्यवस्था की गई है। इन सब बातों का विचार करने पर मुझे ऐसा लगता है कि वास्तविकता को ध्यान में न रखते हुए आप अपने दिव्य आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। जातीय फैसले पर विचार न करते हुए सभी भारतीय लोगों ने जब हमसे प्रार्थना की तब हमारे मन में न होते हुए ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों का सवाल उठाया है। रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर से गांधी ने पत्र लिखा और ये कहा कि आपका पत्र पढ़कर मुझे बहुत बुरा लगा। आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, आप अम्बेडकर की बात मान रहे हैं, ये गलत है। इसका मतलब गांधी ये चाहते हैं कि उसी की बात मानी जाए, वही महात्मा वही ज्ञानी है, वो जैसा चाहे वैसा ही हो, और उसकी बात नहीं मानी जाए तो वह भूख हड़ताल करेगा, आमरण अनशन करेगा। ऐसा ही गांधी ने किया। फिर से वापस जो लेटर लिखा गया उसकी बात कर रहे हैं हम। ब्रिटिश जातिगत निर्णय प्रश्न अन्य प्रश्नों के समक्ष गौण है, ऐसा गोलमेज परिषद के समक्ष गांधी जी ने कहा था। जब ये इतना गौण प्रश्न है तब फिर इस प्रश्न के लिए गांधी जी अपने प्राणों की बाजी लगा रहे मेरी समझ से बाहर है। उनकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो ऐसे जातिगत प्रश्न केवल हिंदुस्तान की संविधान रूपी पुस्तक को जोड़ने वाला परिषद समझना चाहिए। जातिगत प्रश्न ये पुस्तक का मुख्य महत्व भाग नहीं समझा जाए। हिंदुस्तान को पूर्णतः राजकीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने गोलमेज परिषद में एडी चोटी का जोर लगाया था। इस बात का उन्होंने बहुत आग्रह किया था। राजनीतिक स्वतंत्रता जैसी विशाल प्रश्न के लिए गांधी जी ने अपने प्राणों की बाजी लगाई होती तो ये बात जायज थी, परंतु राजकीय स्वतंत्रता जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न को बाजू में रखकर अस्पृश्यों के मतदान संबंधी साधारण प्रश्न पर जोर देकर उसके लिए प्राणों की बाजी लगाना गांधी जी का ये कृत्य आश्चर्यजनक, उद्वेगजनक और खेदजनक है। स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के लिए अछूत समाज को प्राप्त हुए ऐसा भी नहीं है। इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मुसलमान और सिखों को भी स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र पहले ही दे दिए गए हैं, तो फिर अछूतों के निर्वाचन क्षेत्र से ही गांधी को आपत्ति क्यों है। तो साथियों, ये जवाब दिया गया ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तरफ से गांधी जी की हास्यास्पद जो योजना है उसके बारे में। और उसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा हुआ कि गांधी ने यरोदा जेल में आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 को इसकी घोषणा कर दी। और उसके बाद जैसा अम्बेडकर ने लिखा भी था, और यहाँ गांधी साफ साफ लिख रहे हैं, माई फास्ट इज ओनली अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड नॉट अगेंस्ट स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन ऑफ सीट। सीटों के आरक्षण के खिलाफ मेरा अनशन नहीं है, अपितु स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्रों के खिलाफ मेरा अनशन है। अब इसके बाद दूसरी पॉलिटिक्स शुरू होती है और गांधी यरोदा जेल में भूख हड़ताल करते हैं। इसके बाद 20 से 21, 22, 23 और 4 इन 4 दिनों में एक बड़ी पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, जिसमें बाबा साहब को फंसाया जाता है। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह से अम्बेडकर पर दबाव आता है और अम्बेडकर को अंततः एक एक करके गांधी की शर्तों के अनुरूप समझौता करना पड़ता है। लेकिन खास बात यह है कि जिस पूना पैक्ट की हम बात करते हैं उस पूना पैक्ट पर गांधी के हस्ताक्षर नहीं है। इसलिए अम्बेडकर ने समझौते के बाद लिखा कि अगर हिंदू समाज के लोग वास्तव में इंसान हैं तो उन्हें हिंदुओं के सच्चे प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रति ये एहसान जताना चाहिए कि उन्होंने पूना पैक्ट को अंतिम परिणति दी। और पूना पैक्ट पर 23 लोगों के साथ ही मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर हैं। महात्मा गांधी के पूना पैक्ट पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। लेकिन नोशन में यह है कि पूना पैक्ट गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ नहीं। हिंदुओं के सच्चे प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय और अम्बेडकर के साइन हैं, बाकी लोगों के साइन हैं, गांधी के इस पर हस्ताक्षर नहीं है। 21 तारीख को बार बार बुलाया गया, 22 को बुलाया गया, 23 को बुलाया गया, 24 को बुलाया गया और अंततः बहुत सी कंडीशन और जो मूल ड्राफ्ट था या मूल आइडिया जो 21 तारीख को अम्बेडकर ने दिया उसमें बहुत सा परिवर्तन कर दिया गया। अंततः ये समझौता हुआ कि केंद्रीय विधानसभाओं में 18% और प्रांतीय विधानसभाओं में 148 सीटें रिजर्व रहेंगी, जो कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में से ही प्रदान की जाएंगी। यानी कि हिंदुओं के लिए जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से ही कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। ऐसा करके पूना पैक्ट संपादित हुआ। तो साथियों, पूना पैक्ट का जो सच है उस पूना पैक्ट के सच ये है कि महात्मा गांधी दोगली नीति पर काम करते थे। वो मुंह से कहते कुछ अलग थे, निर्णय कुछ अलग करते थे, जिसको कहते मुंह में राम बगल में छुरी। और ऐसे व्यक्ति को महात्मा होने का कोई हक नहीं है। पार्टी के लिए वह पहला मुद्दा था जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में दलितों को उचित प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संरक्षण की बात कही गई, जो वर्तमान में या आगे चलकर सोशल जस्टिस का मुख्य आधार
बना। बेशक किताब घर का पिटारा इसी के साथ बंद होता है और इसके बाद नई 32वीं पुस्तक आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक महात्मा की वह सच्चाई जो सबके सामने आ गई, पूना पैक्ट, पुस्तक संख्या 31, संपादन व अनुवाद प्रभाकर गजबी, किताब घर का पिटारा इसी के साथ बंद होता है। थैंक यू।